अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डी ब्रॉयस का डुअल नेचर ऑफ मैटर उस पर स्टडी की और उसमें ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। हाँ, वो कन्फ्यूजन क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम वेव साबित कर चुके हैं, डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट 1927 में भी ये प्रूव हो चुका है। तो अब ये बात बोहर के लिए परेशान कुन होने वाली है। क्यों? क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन भी फाइंड कर दी हुई है और उसका मोमेंटम भी फाइंड कर दिया और साइमल्टेनियसली एक्यूरेट मैनर से उसने फाइंड किया। अब देखो ना, जो चीज़ वेव होती है, वेव इस तरह बिहेव करती है, ठीक है, वेव की तरह। तो हम उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है ना, ये वो कहीं भी हो सकता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इन रीजन्स में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टिकल होता तो फिर तो हमें पता था एग्जैक्टली यहां लोकेट कर रहे हैं, इसे ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता। तो यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है पोजीशन को लेके, दो चीजों को, पोजीशन प्लस में मोमेंटम। अब बोहर क्या कर चुका है, हाँ ये बात जानने वाली है। बोहर क्या कर चुका है, बोहर ने रेडियस फाइंड किया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, यानी उसकी पोजीशन, और बोहर ने एनर्जी फाइंड की। एनर्जी इन दी अदर टर्म हम मोमेंटम ही कर रहे हैं, तो उसने तो दोनों चीजें फाइंड कर दी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यस, नील्स बोहर की। तो ये बोहर के एक्सपेरिमेंट में तो हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। बोहर के जो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, कैलकुलेशन फॉर एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये चीज हाइजेनबर्ग ने उठाई 1927 में ही, वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन, ये जो माइक्रो, क्योंकि ये थ्योरी अप्लाई ही माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, ओनली एप्लीकेबल, ये भी याद रखना है, ओनली, ये जो प्रिंसिपल है, ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होती। एक तो बात ये, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, जिसको हम यकीन से ना कह सकें, जो बात हम यकीन से ना कर सकें, ठीक है ना, उसको गैर यकीनियत कहते हैं, प्रिंसिपल असूल को कहते हैं। तो अब इनका ये मानना था जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, या तो हम एट अ टाइम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, फिर मोमेंटम नहीं फाइंड होगा। अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट में उसका मोमेंटम फाइंड करें, देन पोजीशन फाइंड नहीं होगी। तो किसी एक चीज में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए जाते हैं तो फिर मोमेंटम इनएक्यूरेट हो जाएगा, और अगर किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हम उसका मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, देन पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। सो ये अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, यानी एट अ टाइम हम एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट में, या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसका मोमेंटम। ऐसा कहना था मेरा नहीं, हाइजेनबर्ग का। और ये बात बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, और वेव इलेक्ट्रॉन को साबित कर चुका है डी ब्रॉय, और उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं डेविसन और जर्मर, है ना। तो ये सारी बातें आपने भी याद रखनी। देखो, इनका ये कहना था, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर the position and momentum of micro objects accurately simultaneously। yes, अब ये बात पूरी होगी। ये नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, मालूम करना द पोजीशन को, एंड मोमेंटम, और मोमेंटम को ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली साइमल्टेनियस का मतलब एक ही वक्त में। ये नामुमकिन है कि एक ही वक्त में आप पोजीशन और मोमेंटम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन का एक ही दफा में एक्यूरेट तरीके से मालूम कर पाओ। इनके मुताबिक ये इम्पॉसिबल था, बोले तो ये इम्पॉसिबल। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये इन्होंने ना इक्वेशन दी, इनइक्वालिटी कह लो या इक्वेशन कह लो, दोनों तरह है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दोनों साइन इन्होंने यूज किए, ठीक है जी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स इक्वेशन। अब यहां पे जो हमारे पास डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स से मुराद है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी, यस, इन पोजिशन। इट मीन्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी ना, मैं समझाऊंगा ये इक्वेशन का मतलब क्या बेसिकली। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मीन्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा है,
ठीक है, तो इसका मतलब पोजीशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। डेल्टा एक्स जितना ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी ज्यादा होगी, सो हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, इसका ये मतलब है। इस तरह जो हमारे पास डेल्टा पी है ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर डेल्टा पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा है, मींस हम मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा पी। क्लियर? ठीक है, अब ना इस चीज को एक्सपेरिमेंटली हम कॉम्पटन इफेक्ट से साबित कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो प्रैक्टिकली हमने इसके लिए क्या जो है वो यूज करना है, कौन सा इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट। मैं अभी समझाता हूं आपको, आपकी बुक में ना सिर्फ ये वर्डिंग में लिखा है, मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको इजीली समझ भी आ जाएगी कि कॉम्पटन इफेक्ट से हम कैसे साबित कर सकते हैं कि आइदर इन आवर सिंगल एक्सपेरिमेंट, या तो हम उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की आई एम टॉकिंग अबाउट, या हम उसी एक्सपेरिमेंट में उसका मोमेंटम फाइंड कर पाएंगे। हम एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों चीजों को इकट्ठा एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाएंगे। जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा वो दोनों एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन इन टर्म ऑफ थ्योरी, तो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए जी, पहले हम ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हम इस एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए वो लाइट यूज करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं लाइट के जरिए। तो सपोज कर लो ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे हमने लाइट भेजी यानी रोशनी। तो जो रोशनी की वेवलेंथ है ना वो इतनी ज्यादा है, इतने जाके की हुआ, उसको सीधा कर देता हूं। रोशनी की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, ये लाइट है हमारे पास। अब रोशनी की वेवलेंथ कितनी होती है, यस 400 से 800 नैनोमीटर, यानी 400 टू 800 नैनोमीटर, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो 0.33 नैनोमीटर है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो ये जो लाइट है ना ये तो इलेक्ट्रॉन से टकराने वाली नहीं। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन नजर भी नहीं आया, क्योंकि चीजें हमें नजर तब आती हैं जब रोशनी टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो फिर हमें वो चीजें नजर आती हैं। तो यहां जब लाइट को भेजा तो इलेक्ट्रॉन से टकराई नहीं, वापस आई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नजर आया नहीं। तो पोजीशन हमारे पास रही यहां पे अनसर्टेन, यानी कहने का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स हो गया बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ पोजीशन हुई यहां पे अनसर्टेन, पोजीशन को यहां पे हम मालूम नहीं कर पाए इस एक्सपेरिमेंट में। तो फिर जो डेल्टा पी होगा यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ये कम होगी, इट मींस मोमेंटम सर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम को हम मालूम कर लेंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है ये। सर आप बड़े तेज हैं, सर आप ना ये इलेक्ट्रॉन को यहां भी तो रख सकते थे, फिर तो टकरा जाता। ये डायग्राम ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसा डायग्रामेटिकली तो सही होता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है और लाइट की जो वेवलेंथ है ये आपस में मैच ही नहीं करती। तो ये कभी भी किसी सूरत में आपस में नहीं टकराएंगी, आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। इनकी फ्रीक्वेंसी का, इनकी वेवलेंथ का बहुत बड़ा फर्क है। ठीक हो गया। तो ये बात। अब यहां पे मुझे बताएं हमें क्या चीज सर्टेन नजर आ रही है, मोमेंटम। सर मोमेंटम कैसे सर्टेन? हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैस भी है, तो हमें पता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम उसके मैस का भी जानते हैं कितना है, तो हम मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम आ जाएगा। और इसने कोई गेन इन मोमेंटम नहीं किया, यानी लाइट इससे टकराई नहीं, तो इसके अंदर कोई चीज आई नहीं। जब कोई चीज आई नहीं, इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, तो मोमेंटम हमें पता है सर्टेन है। तो ये बात है, यहां पे हमने क्या मालूम कर लिया, यस मैं बड़ा सा करके लिख देता हूं, इस एक्सपेरिमेंट में हमने मालूम कर लिया हुआ है मोमेंटम को, लेकिन यहां पे हम मालूम नहीं कर पाए उसकी पोजीशन को। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस विल बी दी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन्स इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम यहां पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, लेकिन इस दफा हम यहां पे लाइट नहीं यूज करते, सोर्स हम यूज करते हैं एक्स रेज। अब आपको पता है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, पीछे मैंने आपको डी ब्रॉयस इक्वेशन में पढ़ाया, इसकी वेवलेंथ मैच करती है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। जब ये टकराएंगी एक्स रेज, है ना, जब ये एक्स रेज टकराएंगी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीडली मूव करेगा यहां से, है ना, क्योंकि एनर्जी गेन कर लेगा, एनर्जी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन यहां से और स्पीडली मूव करेगा। जब ये एनर्जी गेन करेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इट मींस वेलोसिटी बढ़ गई। हाँ,
फिर मोमेंटम मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल हो रहा? नहीं होगा पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितनी स्पीड उसने गेन की। और यहाँ से जो एक्स रेज की वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी एक्स रेज ने अपनी बहुत सारी एनर्जी में लॉस कर दी है। एक्स रे यहाँ से स्कैटर्ड हो गई हैं, ये स्कैटर्ड एक्स रेज हैं, स्कैटर्ड एक्स रेज आफ्टर लूजिंग देयर एनर्जी। और इन्होंने एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन से जाके ये एक्स रेज टकराई तो हमें लोकेशन पता चल गई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे पोजीशन रही सर्टेन, यस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ना ये बहुत कम है, यानी कह सकते हैं पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है, नहीं है, तो पोजीशन यहाँ पे हो गई सर्टेन। पोजीशन क्या हो गई? सर्टेन इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम बहुत बढ़ गया। पोजीशन में तो फर्क हमें पोजीशन तो समझ आ गई, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया? अनसर्टेन। मोमेंटम हो गया अनसर्टेन। तो मोमेंटम को क्या हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम मेजर कर पा रहे हैं वो है, यस, वो है पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे मेजरेबल है। तो कहा था ना शुरू में हाइजेनबर्ग ने, उसने कहा था या तो आप मोमेंटम फाइंड कर पाओगे, जब मोमेंटम फाइंड करोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, और जब आप पोजीशन फाइंड करने के लिए जाओगे किसी और एक्सपेरिमेंट में, देन वहां पे आप देखोगे मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। और ये बात अब बोहर को भी समझ जानी चाहिए कि मैंने तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी रेडियस और उसकी एनर्जी यानी उसका मोमेंटम, दोनों चीज़ें फाइंड कर दी हुई हैं एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव निकला। जब वो वेव निकला तो फिर दोनों चीज़ों को फाइंड करना पॉसिबल नहीं रहा साइमल्टेनियस मैनर से। तो हाइजेनबर्ग इस लिहाज से तो ठीक कह रहा है। अब लास्ट में आपको थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में बताते तो देखो, अगर हम कहते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आंसर कांस्टेंट है, ये आंसर तो कांस्टेंट आना है। अगर मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये बात। देखो, अगर मैं कहता हूँ हमारे पास डेल्टा एक्स 100 है, यानी जैसे यहाँ पे पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे पास डेल्टा पी है ये बहुत कम होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 1 है, तो इसका आंसर 100 आ जाना है, आ जाना है ना। तो ये इस सूरत में हो रहा है कि अगर एक चीज़ में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है तो दूसरी में बहुत कम है, लेकिन आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर मैं कहता हूँ ये बहुत कम हो जाती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जैसे यहाँ पे हुआ, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी, तब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आंसर एक कांस्टेंट ही रहेगा 100। तो ये जो हाइजेनबर्ग की ये इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आंसर ने सेम कांस्टेंट रहना है, या तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा फिर ये कम हो जाएगा, और या इसको कम होना पड़ेगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। और अब ये झगड़ा बन गया हाइजेनबर्ग का और बोहर का, और करवाने वाली मासी कौन? यस, कौन है? यस, कौन है? यस, डिब्रॉय है। तो अब इस कॉन्फ्लिक्शन को कौन ख़त्म करेगा, कैसे ख़त्म करेगा? तो इसमें फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। उसमें हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, उस पर ऑलरेडी मेरा लेक्चर मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।